मैं सरस्वती से मिलकर अपनी गाड़ी में चंद मिनटों में प्रदीप सेन की हवेली पहुंच गया। खुदा जाने आलोक कुमार को शाम को वहां आना था या नहीं, ताहम मुझे उसकी कोई खास परवाह नहीं थी। मैंने मरकजी दरवाजे में अंदर से कुंडी चढ़ाई और पहली फुर्सत में ऊपर वाली मंजिल पर जा पहुंचा। छोटे मेहमान खाने में मेरा अनमोल असासा बखूबी महफूज था। मैंने तकिए के अस्तर से बनाई गई पोटली उठाई और पहली मंजिल पर कुफल खोलकर हॉल कमरे में पहुंच गया। मैंने सेठी के पैंदे का अस्तर हत्तुल इम्कान कम से कम उधेड़ कर राय अहमद अली की जायदादों की दस्तावेजात निकाली और फिर हवेली के हॉल कमरे और मरकजी दरवाजे को मुकफ्फल करके गाड़ी में सरस्वती की हवेली की तरफ चल पड़ा। सरस्वती ने मुझे नंबरों का इम्तिजाज समझाकर मेरे हाथ से वो बड़ी सी तिजोरी खुलवाई और फिर दस्तावेजात और मेरा बेशकीमत असासा रखवाया। उसने मुझे तिजोरी खोलने और बंद करने का तरीका तफसील से समझाया। मैं इस दौरान में देख चुका था कि तिजोरी में ढेरों बेशकीमत जेवरात और भारी मिकदार में नकदी मौजूद है। मैं दिल ही दिल में सरस्वती के मुझ पर अंधे एतमाद का हद दर्जे कायल हो चुका था। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक तरह से मुझे सौंपती थी। हम दोनों तिजोरी बंद करके और पूजा घर को उसकी साबिका शक्ल देकर नशिस्त गाह में पहुंचे तो मैं खुद को खासा मुतमईन महसूस कर रहा था। सरस्वती से इजाजत लेकर रुखसत होने से पहले मैंने एक बार फिर ताकीद जरूरी समझी। कहा, मैं एक बार फिर दरखास्त करता हूँ कि साहबजादा इमादुद्दीन के पास जल्द से जल्द पैगाम पहुँचा दें। उसने वादा किया कि वो परसों की बजाय अब कल सुबह ही महिपाल को रवाना कर देगी। महिपाल ने अकबी ड्योड़ी से निहायत तपाक से मुझे रुखसत किया। मैं बाजार की मरकजी सड़क पर पहुंचा और फिर 40-50 गज चलने के बाद सामने वाली चौड़ी गली में दाखिल हुआ, जहां कुछ आगे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला ही था कि अकब से आने वाली परनाम की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जल्दी से मुड़ा। आलोक कुमार को वहां मौजूद पाकर मैं चौंका। मेरे जहन में पहला सवाल यही आया कि ये सड़क पर इत्तेफाकन नजर पड़ने पर मेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया है या इसने मुझे सरस्वती की हवेली से निकलते भी देख लिया है। मैंने फैसला किया कि उसकी बातों से मामले की नौयत भांप कर रद्द अमल जाहिर करूंगा। क्या हाल है आलोक कुमार? मैं कुंजियां देने के लिए तुम्हारी तरफ ही आने वाला था। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। ये कहकर मैंने जेब से कुंजियों का गुच्छा निकालकर उसके हाथ में थमा दिया। उसने गुच्छा थामते हुए मानी खेज लहजे में पूछा, सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है आप तो हवेली में महफिल सजाने वाले थे, फिर यहाँ? मैं पलक झपकने में समझ गया कि ये खबीस या तो मुझे सरस्वती की हवेली से निकलते देख चुका है या मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी देखकर इसने अंदाजा लगा लिया है कि मैं वहीं गया हूँ, और ये कि अब उसकी बात झुटलाने का कोई फायदा है और ना गुंजाइश। लिहाजा मैंने फौरन कहानी तराशी। कहा, मैं पहले हवेली ही गया था और महिपाल वहीं किराए की औरत लेकर आया था। मैंने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, लेकिन तुम्हारी बात 100% दुरुस्त निकली आलोक कुमार। उसकी लाई हुई औरत बिल्कुल उजड़ देहातन थी। उम्र तो कम थी लेकिन शक्ल न सूरत, ऊपर से बदन से इतनी बू आ रही थी कि उसके पास 1 मिनट रुकना मुश्किल हो गया। मेरी बात सुनकर आलोक कुमार एकदम जोश से भर गया। बोला, मुझे पहले ही पता था। फिर क्या किया आपने? मैंने कहा, वही जो मुझे करना चाहिए था। मैंने उस औरत को वहीं छोड़कर फौरन महिपाल के पास पहुंचा और उसे खूब खरी खरी सुनाई कि इतना रुपया लेने के बाद भी ऐसा माल लेकर आए हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि किस ज़ौक़ के इंसान के लिए क्या चीज लेकर जा रहे हो? सारे मिजाज की ऐसी तैसी कर दी। उसने खुश होकर पूछा, तो फिर उसने क्या कहा सुप्रो जी? मैंने कहा, कहना क्या था? मुझसे माजरत करने लगा। मैंने कहा, तुम्हारी इस हरकत पर तो तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। महिपाल कहने लगा कि मैं सारी हथियाई हुई रकम वापस करने को तैयार हूँ। आलोक कुमार ने खुश होकर कहा, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने अपने लहजे में राजदारी की झलक लाकर कहा। मैंने उसे कहा कि मुझे रुपया वापस लेने से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर तुम वाकई अपनी इस हरकत की तलाफी करना चाहते हो तो उसका एक आसान तरीका मौजूद है। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक आलोक कुमार का तजस्सुस मजीद बढ़ गया। उसके कुछ पूछने से पहले मैंने खुद ही बात आगे बढ़ाई। बोला, मैंने उसे कहा कि मेरी बदमज़गी दूर करने के लिए तुम्हें अपनी सरस्वती देवी को मेरी मेजबानी के लिए तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम पहले इनकार कर चुके हो। मेरी बात सुनकर आलोक कुमार ने जल्दी से पूछा, तो क्या वो मान गया? मैंने फखर आमेज लहजे में कहा, मानता कैसे नहीं? मैंने साथ में 100 रुपया बढ़ा कर देने का भी वादा किया था। उसने कहा कि आधे घंटे के बाद यहाँ पहुंचकर उसका इंतजार करूं। वो सरस्वती देवी को राजी करके मुझे बुलाने आएगा। मैं यहाँ पहुंचा तो वो पहले से इंतजार कर रहा था। यूं समझो कि मैं दाल चावल से पेट भरने आया था। भगवान ने मेरे लिए मुतंजन का बंदोबस्त कर दिया। मैंने ये कहकर कहका लगाया, लेकिन फिर फौरन ही उसे मुखातिब करके राजदाराना लहजे में कहा, लेकिन ये बात प्रदीप सेन को मालूम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो पता है कि वो सरस्वती के लिए किस तरह के आशिकाना जज्बात रखता है। ये कहते हुए मैंने 10-10 रुपए के 2 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। नकदी हाथ में आते देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा।
उसने पुरजोश लहजे में कहा, आप फिक्र न करें सुप्रो जी, मैं प्रदीप सेन के सामने इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। बस अगली बार महिपाल की बजाय मुझे हुक्म देना, माल पसंद न आए तो 1 रुपया भी न देना। उसकी बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मेरी तराशी हुई कहानी कारआमद साबित हुई थी और उसका जहन शक की तरफ से हट गया था। बल्कि मेरा ख्याल है 20 रुपयों ने ज्यादा काम दिखाया था। मैं उसे रुखसत होकर सुनीता भवन की तरफ चल पड़ा। हवेली के सामने जीप मौजूद न पाकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। प्रदीप सेन का कम से कम आज न आना मेरे लिए फायदेमंद था। मुझे तो आज रात दुर्गादास के साथ पीने पिलाने की एक और महफिल सजानी थी और उससे कुंजियों का गुच्छा हासिल करके विलायती पिस्तौल अजरा तक पहुंचाना था। ये पिस्तौल मैंने बेंगलोर के डाक बंगले में योगिंदर शुक्ला को ठिकाने लगाकर हथियाया था और मैं उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था। लेकिन अब मुझे अजरा उसकी ज्यादा हकदार लगी थी, क्योंकि ये वजन में हल्का फुल्का था और गोली चलाने पर झटका भी कम लगता था, जिसकी वजह से निशाना लगाना निस्बतन आसान था। मैं प्रदीप सेन के कमरे यानी अपने ठिकाने पर पहुंचा तो कुछ ही देर में दुर्गादास आन धमका। मैं दोनों पिस्तौल और इजाफी मैगजीन छुपा कर बस बैठा ही था। उसने खुशखबरी सुनाई कि उसने रात के खाने में अपनी पसंदीदा सब्जी कमल की जड़ तली है और शाही दाल माश के साथ बघारे बैंगन तैयार किए हैं। मैंने अपने साथ गोटी से लाई हुई नमकीन नेमतें और खुश्क मेवे उसके हवाले किए। दुर्गादास को भी खदशा लगा हुआ था कि प्रदीप सेन अब किसी भी दिन नाजिल हो जाएगा और वो अय्याशी की महफिल से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज होने के लिए बेताब था। वो हस्बे साबिक अजरा और राबिया को शाम होते ही खाना पहुंचा चुका था, लिहाजा चंदू के रुखसत होते ही मैंने अपनी मखसूस तैयारी के साथ बोतलें सजा ली। हमने 2 जाम खाने से पहले हलक से उतारे। दुर्गादास ने वाकई मजेदार खाना बनाया था। मैंने पूरा लुत्फ लिया। खाने के कुछ देर के बाद एक बार फिर बादानोशी की महफिल सजी। इस बार मैंने उसे जट्टा मानसी की मतलूबा मिकदार से कुछ ज्यादा पिला दी। उसके बावजूद उस खबीस ने बेसुध होने तक 2 जाम मजीद चढ़ा लिए। मैंने उसे उसके बिस्तर पर भेजने की कोशिश की, लेकिन नशा इतना गहरा हो चुका था कि वो उठ कर खड़ा होने के काबिल नहीं रहा था। मजबूरन मुझे उसे घसीट कर पहुंचाना पड़ा। मैं सुनीता भवन की दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो मुझे देखकर अजरा खुशी से खिल उठी। बोली, आपने यकीनी तौर पर आज आने का नहीं कहा था, लेकिन यकीन कीजिए मैंने शाम ढलते ही इंतजार शुरू कर दिया था। जाने क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा था कि आप जरूर आएंगे। इस दौरान में दुआओं का सिलसिला भी चलता रहा। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, ये शायद आपकी दुआओं ही का असर है कि आज ही काम बन गया और मैं आपके पास पहुंच गया। दरअसल प्रदीप सेन आज भी नहीं पहुंचा। अगर वो आ जाता तो मेरा आज रात यहाँ आना मुश्किल हो जाता। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, हाँ ये तो आपने बताया था। ये बताइए कि अपने वादे के मुताबिक आपने मेरे लिए पिस्तौल का बंदोबस्त किया है या नहीं। मैंने अपने लिबास से पिस्तौल निकालते हुए कहा, आज मेरे यहाँ आने का असल मकसद यही तो है। ये लीजिए, इटली की मशहूर कंपनी बरेटा का तैयार करता। जरा एहतियात रखिएगा, इस वक्त इसके मैगजीन में पूरी 15 गोलियां भरी हुई हैं। उसने खिड़की की सलाखों के दरमियान से पिस्तौल संभालते हुए सताइश भरी नजरों से उसका जायजा लिया। बोली, आप फिक्र न करें, मुझे पता है इसका सेफ्टी लॉक कौन सा है। ये तो वाकई बहुत नफीस है और वजन भी ज्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है इसे तो मैं एक हाथ से भी संभाल सकती हूँ। मैंने कहा, हाँ कुछ मशक करें तो निशाना भी ठीक लगाने लग जाएंगी। ये एक और लोडेड मैगजीन भी अपने पास रख लें। अब आपके पास 30 गोलियां हैं। पिस्तौल चलाने में महारत हासिल कर लें तो दुश्मनों की अच्छी खासी फौज का मुकाबला कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फौलादी अज़्म नमूदार हुआ। बोली, आप फिक्र न करें, मैं 10-12 बदमाशों को मार कर ही मरूंगी। मैंने उसकी बात सुनकर कदरे सख्त इंतबाह आमेज लहजे में कहा, अपने सोचने का अंदाज बदले मोहतरमा। मरने के बाद तो आपका अपने दिफा का मकसद ही नाकाम हो जाएगा। 10-12 बदमाशों को जरूर मारें, लेकिन अपने आप को जिंदा रखें, तभी असल कामयाबी कहलाएगी। और उसके लिए अंधे जोश की बजाय होश से काम लेने की आदत डालना होगी। प्रदीप सेन जैसे शख्स को अपने कारिंदों की हलाकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने खासे तैश में कहा, लेकिन उसे तो मैं सबसे पहले मारूंगी, उसके बाद मुझे अपनी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन और वालिदा को तो फर्क पड़ेगा। प्रदीप सेन बिलाशुबा अजियतनाक मौत का मुस्तहिक है, लेकिन ये काम हम देखभाल कर करेंगे। ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, हमें उससे सिर्फ इंतकाम नहीं लेना, बल्कि उसके कब्जे में मौजूद आपके मरहूम वालिद की तमाम जायदाद भी वापस हासिल करनी है। उसने मेरी बात सुनकर नीम दिली से तायद में सर हिलाया। तभी मुझे कुछ याद आया और मैंने जल्दी से कहा, मुझे आपको एक बेहद अहम बात बताने का तो मौका ही नहीं मिला अजरा साहिबा। उसने हैरानी और तशवीश के मिले जुले तासुरात के साथ मुझे देखा। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई, कहा, दरअसल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जहां आप और मैं प्रदीप सेन और उसके हवारियों की शक्ल में हर तरफ से खतरनाक दुश्मनों में घिरे हुए हैं, इसी इलाके में एक ऐसी हस्ती भी मौजूद है जो हमारी दोस्त और प्रदीप सेन की जानी दुश्मन है।
और जिस पर हम आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं। अजरा मेरी बात सुनकर चौंकी और हैरानी से भरपूर लहजे में पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं जावेद साहब? प्रदीप सेन के शिकंजे में जकड़े इस इलाके में किसकी जुर्रत है कि उससे दुश्मनी मोल ले? क्या कोई बहुत ही ताकतवर मुखालिफ ढूंढ निकाला है आपने? उसकी बात सुनकर मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, सरस्वती देवी समाजी, सियासी या माशी एतबार से कोई ताकतवर हस्ती नहीं है, ताहम हिम्मत और जुर्रत अपनी जगह पर किसी भी इंसान को बेपनाह ताकत अता कर देते हैं। पहले वो प्रदीप सेन से सिर्फ नफरत करती थी, लेकिन अपने बारे में प्रदीप सेन के शैतानी इरादों से वाकिफ होने के बाद वो उसकी दुश्मन बन गई। मैंने ठहर कर उसके तासुरात का जायजा लिया। उसे गहरी दिलचस्पी और तजस्सुस के साथ मुतवज्जे पाकर मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, मुझे इत्तेफाकन उससे खासी तफसील से तबादला ख्याल का मौका मिला तो हम दोनों में प्रदीप सेन के हवाले से गहरी ज़हनी हम आहंगी पैदा हो गई। दरअसल मैंने सरस्वती को उसके बारे में प्रदीप सेन के खतरनाक इरादों के बारे में बताया था और वो इस हवाले से मेरा एहसान मानती है। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि वो प्रदीप सेन की तरफ से आपके खानदान पर तोड़े गए जुल्म सितम के पहाड़ से बखूबी वाकिफ है और हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैंने तवक्कुफ किया तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, इसका मतलब है सरस्वती जी वाकई बहुत अच्छी इंसान है। मैंने कहा, हाँ, हम उनके खुलूस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं। मैं ये अहम बात भी आपके इल्म में लाना जरूरी समझता हूँ कि मैंने प्रदीप सेन से आपके वालिद की अमलाक की जो दस्तावेजात हथिया कर गोटी वाली हवेली में छुपाई थी वो भी मैंने सरस्वती के पास रखवा दी हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंकी और फिर कदरे झिझकते हुए बोली, लेकिन आपने तो बताया था कि आपने वो दस्तावेजात बहुत महफूज जगह छुपाई हैं। मैंने अजरा की बात तवज्जो से सुनी और फिर कहा, ये तजवीज दरअसल सरस्वती ने पेश की थी और इस तजवीज के हक में ऐसे दलाइल पेश किए थे कि मैं उसकी पेशकश कबूल करने पर मजबूर हो गया। मैंने अजरा की तरफ एक नजर देखा और फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। कहा, दरअसल बात यह है कि गोटी वाली हवेली में उन दस्तावेजात का किसी की नजरों में आना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसा कि सरस्वती ने बजा तौर पर निशानदही की थी, किसी हंगामी सूरत हाल में उन तक फौरी रसाई काफी पेचीदा मामला था। मसलन उस हवेली की कुंजियां वहां के निगरान आलोक कुमार की तहवील में रहती हैं और प्रदीप सेन की गैर मौजूदगी में उससे कुंजियां तलब करने का कोई जवाज नहीं बनता। आपकी खानदानी दस्तावेजात वहां से मुंतकिल करने के लिए भी मुझे एक मौसर बहाना बनाना पड़ा था, जबकि सरस्वती की तिजोरी में वो दस्तावेजात दिन के 24 घंटे हमारी रसाई में है। मेरी बात सुनकर अजरा ने तायद में सर को जुम्बिश दी। वो वाज़ेह तौर पर इस दलील से मुतासिर हुई थी। मैंने मुतमईन होकर बात आगे बढ़ाई। कहा, दूसरी वजह यह है कि सरस्वती की हवेली में नस्ब इंतहाई जदीद तर्ज की तिजोरी गैर मामूली हद तक महफूज और मजबूत है। वैसे भी अव्वल तो उसकी मौजूदगी का पता लगाना ही बहुत मुश्किल है। उसने मुझे नंबरों के मखसूस इम्तिजाज वाली वो तिजोरी दिखाई तो मैं कायल हो गया कि ऐसी अनमोल दस्तावेजात को महफूज रखने के लिए इससे मौजूद जगह और कोई नहीं हो सकती। मुझे यकीन है कि आप देखेंगी तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगी। सरस्वती ने अपनी जिंदगी भर की मता भी वहीं महफूज कर रखी है। ये अलग बात है कि अब मैं उस तिजोरी को खोलने के लिए दरकार नंबरों के मखसूस इम्तिजाज से वाकिफ हूँ। मैंने अपने लहजे में गहरी संजीदगी भरते हुए कहा, और उन दस्तावेजात को वहां से सरस्वती की तिजोरी में मुंतकिली की तीसरी वजह ज्यादा काबिल तवज्जो और संजीदा है। ये अलग बात है कि मैंने वो वजह खुद सरस्वती को भी नहीं बताई। मेरी बात सुनकर वो चौंक उठी। बोली, ऐसी कौन सी वजह है जावेद साहब? मैंने बदस्तूर गंभीर लहजे में कहा, वो वजह है बेयकीनी और अदम तहफ्फुज। उसने फौरन कहा, आप कैसे अदम तहफ्फुज की बात कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं अपनी आदत के मुताबिक मनफी ख्यालात और इम्कानात को उमूमन अपने जहन पर हावी नहीं होने देता, लेकिन मैं बहरहाल एक हकीकत पसंद इंसान हूँ और ऐसे मनफी इम्कानात या खदशात मेरे जहन के अक़बी गोशों में हम वक्त मौजूद होते हैं और मुझे वक्तन फवक्तन अपनी मौजूदगी का संगीन एहसास दिलाते रहते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इन दस्तावेजात की अहमियत का मुझे शिद्दत से इदराक है और इनकी हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। वो दस्तावेजात हो सकता है उस जगह कभी प्रदीप सेन के हत्थे न चढ़ती, लेकिन किसी नागहानी सूरत हाल, मसलन मेरी असलियत प्रदीप सेन पर खुल जाने की सूरत में मेरी उन तक रसाई लगभग नामुमकिन हो जाती। अजरा ने मेरी बात की तायद की। मैंने बात मजीद आगे बढ़ाई। कहा, मामलात इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। मसलन रंगे हाथों पकड़े जाने की सूरत में प्रदीप सेन मुझे भी इसी मंजिल के किसी कमरे में कैद कर देता या उसके गुर्गों से लड़ाई में मेरा आखिरी वक्त आ जाता। अजरा ने मेरी बात काटते हुए मुस्तरिब लहजे में कहा, खुदा के लिए ऐसी बातें न करें, आपने तो मुझे जीने की नई उमंग बख्शी है। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हम हकीकत का दामन भी तो नहीं छोड़ सकते। वो जो किसी ने कहा है कि बेहतरीन की उम्मीद रखें लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहें।
تو ہو سکتا ہے میں کسی ناگہانی حادثے کی نظر ہو جاتا اور وہ دستاویزات شاید تا قیامت وہیں پوشیدہ رہتی اور پردیپ سین آپ کی خاندانی جائیداد پر ہمیشہ عیاشی کرتا رہتا۔ تو یہ وہ وجوہ ہیں جن کی وجہ سے میں نے آپ کی خاندانی دستاویزات سرسوتی کی تجوری میں محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عذرا نے میری بات مکمل ہونے پر کہا، خدا آپ کی حفاظت کرے اور ہمارے دشمنوں کو ہر قدم پر ذلت آمیز شکست سے ہمکنار کرے۔ اگر آپ یہی بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا، شکریہ، میری ایک اور درخواست ہے، مجھے امید ہے آپ اسے بھی قبول کر لیں گی۔ یہ پسند ناپسند نہیں، مجبوری کا معاملہ ہے۔ عذرا نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، میری کوشش ہے کہ جلد از جلد آپ کی والدہ کا پتہ لگا لوں اور پھر آپ تینوں کو یہاں سے رہا کر کے لے جاؤں، لیکن ضروری نہیں کہ سب کچھ اسی طرح ہو جو ہماری خواہش اور کوشش ہے۔ جو کچھ ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے، کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ہمیں کیا قیمت چکانا پڑے۔ ہمیں ہر طرح کی صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ عذرا کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مزید وضاحت چاہتی ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میں کسی وجہ سے آپ لوگوں کی مدد کے لیے بر وقت درکار نہ ہوں تو آپ لوگ بے دھڑک سرسوتی سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی ایک عام سی خاتون ہیں، لیکن ان میں جرت اور بہادری کی کوئی کمی نہیں ہے اور پردیپ سین سے شدید نفرت انہیں مزید طاقت عطا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے بارسوخ اور طاقتور افراد سے تعلقات کی وجہ سے بھی آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ وہ آپ کے خاندان پر بیتنے والی قیامت سے پوری طرح واقف ہیں اور آپ سب سے گہری ہمدردی رکھتی ہیں۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے اصل بات تو اسے سمجھائی ہی نہیں۔ کہا، گوٹی شہر میں شانتی لال نامی ایک مشہور حلوائی کی بڑی سی دکان ہے۔ سرسوتی کی 2 منزلہ حویلی عین اس کے مقابل واقع ہے۔ میری رائے میں اس سے ملاقات کے لیے عقبی دروازہ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ سرسوتی کا مددگار مہیپال میرا نام سنتے ہی آپ کو پورے عزت و احترام کے ساتھ سرسوتی کے پاس لے جائے گا۔ عذرا نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان نیک تینت خاتون سے ملنے جائیں گے۔ ظاہر ہے میں اس کی بات سے کیسے اختلاف کر سکتا تھا۔ میں اسے اگلے نصف گھنٹے تک پستول سنبھالنے اور درست نشانہ لگانے کے طریقے اور مشقیں سکھاتا رہا۔ پھر میں نے اس سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اگلی بار میں تمہارے پاس آؤں گا تو تمہارے اور رابعہ کے کمرے کی کنجیاں بھی میرے پاس ہوں گی اور میں اس سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا، تیار رہنا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ پہلے خوشی اور جوش سے چمک اٹھا، پھر وہ کچھ اداس سی ہو گئی۔ بولی، میں لگ بھگ 6 ماہ پہلے اس سے ملی تھی۔ منحوس پردیپ سین نے میری شدید منت سماجت اور خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی کے بعد مجھے ایک رات اس کے ساتھ گزارنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ہمارا آدھا وقت تو رونے اور ایک دوسرے کو تسلیاں دینے اور ہمت بندھانے میں گزر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میرے بار بار کے اصرار کے باوجود پردیپ سین نے ہمیں نہیں ملوایا۔ میں رابعہ سے ملی تھی تو اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ ایک کھلنڈری سی منہ پھٹ لڑکی کو حالات کے تھپیڑوں نے ایک سنجیدہ اور زود رنج خاتون بنا دیا تھا، جو اپنی عمر سے کم از کم دگنی عورتوں جیسی باتیں کرتی ہے۔ غالباً عذرا کو لگا کہ وہ جذبات پر قابو کھو کر رونے نہ لگ جائے، لہٰذا وہ خود پر قابو پانے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی جذباتی کیفیت کا احترام رکھتے ہوئے اجازت لی اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا۔ درگا داس بدستور بے سود پڑا تھا، میں بھی سو گیا۔ اگلی صبح میں راج شیکھر کو اس کے گرگوں کو مخصوص مشقیں کروانے پر مامور کر کے جلدی لوٹ آیا۔ میں نے ناشتے کی تیاری میں مصروف چندو کو 10 روپیہ تھماتے ہوئے بتایا کہ میں شہر جا رہا ہوں اور ناشتہ وہیں کروں گا۔ نشے میں نڈھال درگا داس کی طرف سے اطمینان کرنے کے بعد میں کنجیوں کے گچھے سمیت اپنی گاڑی میں گوٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گزشتہ رات کے ناخوشگوار تجربے کے پیش نظر میں نے اپنی گاڑی سرسوتی کی حویلی سے خاصے فاصلے پر کھڑی کی اور بہت لمبا چکر کاٹ کر ارد گرد کا بغور جائزہ لے کر سرسوتی کی حویلی کے عقبی دروازے پر دستک دی۔ مجھے دیکھ کر مہیپال اور سرسوتی بہت خوش ہوئے۔ میں نے کنجیوں کا گچھا مہیپال کو تھما دیا اور اسے کہا کہ میری خاطر تواضع کے چکر میں پڑنے کی بجائے جلد از جلد مصنع کنجیاں بنوا لائے۔ تاہم سرسوتی نے میرا یہ حکم سرے سے مسترد کر دیا۔ بولی، مجھے یقین ہے آپ آج خالی پیٹ یہاں آئے ہیں۔ فکر نہ کریں مہیپال آپ کا کام جلد از جلد کروا دے گا، لیکن کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو لگیں گے۔ اس دوران میں وہ ناشتے کا بندوبست بھی کر دے گا۔ شانتی لال حلوائی کی گرما گرم پوریاں کچوریاں کھائیں گے تو سچ مچ مزہ آ جائے گا۔ وہ میرے منع کرنے کے باوجود باز نہ آنے والی تھی، لہٰذا میں نے اس کی منشا کے سامنے سر نگوں کرنا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے مہیپال کو کنجیوں کا مصنع بنوانے کے حوالے سے ایک بار احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی۔ مجھے اطمینان دلانے کے بعد وہ باہر نکلا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سرسوتی کو عذرا کے ساتھ میری گزشتہ رات کی ملاقات کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میں نے عذرا کے تاثرات چھپانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں نے سرسوتی کو بتایا کہ میں نے عذرا کو کس طرح مطمئن کیا ہے اور ہنگامی حالات میں کیا لاہ عمل اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔
یہ بھی وضاحت کی کہ میں نے عذرا کو بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ لگ بھگ پونے گھنٹے بعد مہیپال بھاپ اڑاتے اپنی مہک سے تڑپاتے ناشتے سمیت واپس لوٹا۔ بھوک کی شدت اپنی جگہ، لیکن مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ شانتی لال اپنے فن کا ماہر ہے۔ اس کی دکانوں پر گاہکوں کا ہجوم بے سبب نہیں ہے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد مہیپال ایک بار پھر اپنے مشن پر نکلا۔ وہ واپس لوٹا تو میری بتائی کنجیوں کی نقول بھی اصل گچھے کے ساتھ واپس لایا۔ یہ کنجیاں بھی بڑی نفاست سے تیار کی گئی تھیں، تاہم اصلی اور نقلی کنجیوں کا فرق پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ یعنی مجھے یہ نقلی کنجیاں ہر قیمت پر پردیپ سن اور درگا داس کی نظروں سے بچا کر رکھنی تھی۔ میں نے سرسوتی سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی تو اس نے عذرا کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ بولی اسے کہنا کہ کسی بدترین صورتحال میں بھی ہمت نہ ہارنا اور نہ ہی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا۔ یہ مشکل حالات ہمیں آزمانے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ہم سب ہی اپنے اپنے حصے کی آزمائش سے گزرتے ہیں۔ وہ جو عرش ملسیانی کہہ گئے ہیں نا، کسی کو دنیا میں ہوئی راحت نصیب، کون دنیا میں اسیر غم نہیں۔ کبھی ملاقات ہوئی تو تفصیل سے بتاؤں گی کہ مجھ پر کیسی قیامتیں ٹوٹی ہیں۔ اگر کمزور دل ہوتی تو کبھی کی خودکشی کر لیتی یا گھل گھل کر مر جاتی، لیکن میرے دل نے کہا کہ یہ تو میری ہمت اور حوصلے کی ہار ہے۔ بس اسی جذبے نے مجھے زندہ رکھا۔ اسے یہ بھی کہنا کہ وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتی ہے، وقت پڑنے پر اس کی خاطر جان دے دوں گی۔ اس کے لہجے میں سچائی نمایاں تھی۔ میں نے اس کا پیغام جوں کا توں عذرا تک پہنچانے کا وعدہ کیا۔ واپسی پر میں نے گاڑی کی رفتار تیز رکھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ میرے پہنچنے تک درگا داس بیدار نہ ہو جائے۔ اگر خلاف توقع پردیپ بھی دن کے ابتدائی حصے میں آن دھمکتا تو وہی نتیجہ نکلتا، یعنی درگا داس کو بیدار ہونا پڑتا اور جلد یا بدیر اسے اپنی جیب سے کنجیوں کا گچھا غائب ہونے کا پتہ چل جاتا اور خامخواہ کی الجھن پیدا ہو جاتی۔ تاہم میں سنیتا بھون پہنچا تو میرے دونوں ہی خدشات غلط ثابت ہوئے۔ پردیپ سن کی آمد کے کوئی آثار نہیں تھے، جبکہ درگا داس بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔